हे गाइस, सो वेलकम टू जीकेमिक्स। आज स्पेशली हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जो होगा हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। ठीक है, ये टॉपिक हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आया किस कंसेप्ट से, या फिर इस टॉपिक को क्यों लाना पड़ा, क्या साइंटिफिक बैकग्राउंड था जिसके कारण ये टॉपिक, ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आया था, या फिर साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्यों क्वेश्चन जगी कि हाँ ये वेव इक्वेशन हमें अभी सॉल्व करना है, या फिर इस तरीके श्रोडिंजर को क्यों लगा कि उनको ये वेव इक्वेशन सॉल्व करके एक बार देखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ मैं 1-2 मिनट में, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट देखो, हमारे पास एकदम फर्स्ट में जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी, हम एग्जैक्टली क्वांटम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी था, जो था हमारे पास बोर थ्योरी, जो हमारे पास क्या था, बोर थ्योरी, जो एक ओल्ड क्वांटम थ्योरी था। ओल्ड क्वांटम थ्योरी था। ओल्ड क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या है, बोर थ्योरी का बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी। वो सारे ड्रॉबैक्स को बोर थ्योरी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और इसको इसलिए ओल्ड क्वांटम थ्योरी का दर्जा दिया जाता है। और इसको क्वांटम थ्योरी क्यों बोला जाता है, स्पेशली अगर एक छोटी सी टॉपिक हम बोले कि क्वांटम ऑब्जेक्ट्स वो होंगे जिसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, जिसके पास अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। देखो ये सारे टॉपिक्स डिफरेंट जगह पे आपको फेस करना है, तो अभी क्यों ना समझ लो ये सारे टॉपिक का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, जिसका मतलब होता है बोर थ्योरी किसके लिए सॉल्व किया गया था, एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बोर थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डिफरेंट क्वांटाइज्ड ऑर्बिटल या ऑर्बिट में रह सकता है, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी नहीं रह सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो बोर थ्योरी में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया गया था, इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया गया था बोर थ्योरी में। क्लियर हुआ। अब उसके बाद मॉडर्न क्वांटम थ्योरी डेवलप होता है, क्योंकि बोर थ्योरी का बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो उसको मैंने बोर थ्योरी में डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हो इस पहले के वीडियोस में। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम फोटोन को कंसिडर कर रहे थे, फोटोन क्या होती है, लाइट का पार्टिकल, लाइट होती है। फोटोन कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, फोटोन का कंसेप्ट आता है लाइट से। अब जब लाइट को हम एज ए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, लाइट को हम क्या लेते थे, वेव कंसिडर करते थे लाइट को। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला नो, लाइट को हमें नॉट अ वेव, एज ए वेव एज वेल एज हमें लाइट को एज ए पार्टिकल कंसिडर करना है। मतलब लाइट को डुअल नेचर शो करवाना है। लाइट डुअल नेचर शो करता है, वेव और पार्टिकल नेचर दोनों। उसके बाद इसको एक्सटेंड करते हुए डी ब्रॉगली आए, जो हिस्ट्री के ऑनर्स के स्टूडेंट थे, जिनको बाद में 1929 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, वो डी ब्रॉगली आए, उन्होंने बोला नहीं, बस इलेक्ट्रॉन नहीं, हम कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट हो, उस पार्टिकुलर क्वांटम ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि वो डुअल नेचर शो करेगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बस क्वांटम ऑब्जेक्ट होना है उसको। अगर वो क्वांटम ऑब्जेक्ट होगा तो वो डुअल नेचर शो करेगा। फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग आए। हाइजेनबर्ग बोले कि हाँ, हम तो डुअल नेचर शो करेगा, सही है, लेकिन जब वो डुअल नेचर शो करेगा उसका हम दो प्रॉपर्टीज एक साथ मेजर नहीं कर सकते, दो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज एक साथ मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन मेजर नहीं कर सकते और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते एक साथ। तो ये पोजीशन और मोमेंटम क्या हो गया, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, जो मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बता दिया था। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हाइजेनबर्ग ने बोले। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का अगर पोजीशन कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम में गड़बड़ी होगी, मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो पोजीशन में गड़बड़ी होगी। दैट मीन्स हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करना है कि यहाँ पे दिस पोजीशन इज द प्रोबेबल पोजीशन व्हेयर द इलेक्ट्रॉन कैन स्टे। तो हमेशा हमें प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ तक ये पूरी तरीके से सही था। अब उसके बाद जो डी ब्रॉगली बोले थे ना, ये देखो, ये बात नोट करना, डी ब्रॉगली जब कुछ बोले थे, डी ब्रॉगली बोले थे कि कोई भी मैटर हो, कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट हो, वो क्या करेगा ना, डुअल नेचर शो करेगा।
डी ब्रॉगली जब ये बोले थे तो उनको सही प्रूव करने के लिए आए थे श्रोडिंजर। उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, मैं एक ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन हूँ एरविन श्रोडिंजर, तो मैं क्या करता हूँ 1926 में उन्होंने डी ब्रॉगली को सही प्रूव करने के लिए उन्होंने एक वेव इक्वेशन को मॉलिक्यूल्स के लिए, स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किए थे, क्योंकि वो ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, आसान था। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आज भी इतना आसान नहीं है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन तो सॉल्व नहीं कर सकता उसको, ठीक है, हमें कुछ और मेथड्स को यूज़ करना पड़ता, फॉर एग्जांपल वेरिएशन मेथड, पार्टर्बेशन मेथड, ओके लेट इट गो। तो इनको सही प्रूव करने के लिए श्रोडिंजर आए थे, क्योंकि इन्होंने बोले थे कोई भी क्वांटम ऑब्जेक्ट होगा तो वो डुअल नेचर शो करेगा। तो उन्होंने बोला था ठीक है, सिंपल और क्या है, हमारे पास बोर थ्योरी अवेलेबल है जो मोर और लेस करेक्ट है। तो बोर थ्योरी से जो रिजल्ट हमें मिल रहे थे उसी रिजल्ट को क्यों ना मैं वेव थ्योरी से इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल ना एज ए वेव सोच के क्या करूँ, उसको मैं वेरीफाई करके देखूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल तो बोर कंसीडर किए थे। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में श्रोडिंजर इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। और जब वो सॉल्व करेंगे देखेंगे वो रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और बोर थ्योरी से जो रिजल्ट मिलता है दोनों क्या सेम है, ये वो चेक करेंगे। चलो आप किस तरीके से उन्होंने अपना थ्योरी को डेवलप किया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को मैं डिराइव करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज तरीके से समझेंगे हर चीज़। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में फर्स्ट क्या करूँगा, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को पूरी तरीके से लिख दूंगा। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या था, इस तरीके का था, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। मैं पूरी तरीके से पूरे टर्म को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं इसको डिराइव भी करेंगे, पूरे डीप में जाएंगे ताकि हमारा पूरी तरीके से कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैं डीप में जाऊंगा हर चीज़ में, आपको जानना है तो आपको डीप में जाना ही पड़ेगा। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स मुझे यूज़ करना है, थोड़ा बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिक्स मुझे यूज़ करना है, तो क्वांटम केमिस्ट्री सीखना है तो मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत प्यार करना है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से मैं मैथमेटिक्स समझाऊंगा कि आपको कुछ पता नहीं है ये सोच के, ताकि आपको बेसिक से डीप तक ऐसे मतलब खुद से मेहनत ना करना पड़े, बस आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो ये हमने लिख लिया श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है ये हमें जानना है। तो इस इक्वेशन को, इस पार्टिकुलर इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में कि ये इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, फिर मैं इस इक्वेशन को और डीप में जाऊँगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में नोट करना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैंने क्या किया, जो डेल स्क्वायर लिया ना, डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो एक ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर का मतलब ही एक ऑपरेटर है, जिसका मतलब होता है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर। देखो आप पुट कर दोगे इसका वैल्यू तो वहाँ पे ये वैल्यू ऊपर की इक्वेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है सबसे पहली बात, ये जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ये देखो मैंने 3 एक्सिस लिया इसको, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो श्रोडिंजर ने, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर, उन्होंने क्या कंक्लूड किए थे, एक न्यूक्लियस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया मान लो। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इस पोजीशन में रहता है, इस पोजीशन में रहता है, उस इलेक्ट्रॉन का क्या है, कोऑर्डिनेट 0,0,0 है। और मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर एक्स वाई जेड क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट रहेगा 3 डायमेंशन में, क्या एटम तो 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशन में इस इलेक्ट्रॉन का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, हमें मिल चुके हैं ये वैल्यू। अभी जब हमारे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मिल चुके, तो इस पार्टिकुलर पोजीशन में जब कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस पार्टिकुलर पोजीशन में जब कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एटम के चारों तरफ, दैट मीन्स उसका काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। तो जो एनर्जी ई टर्म आपको दिख रहा है, ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, टोटल सिस्टम का टोटल एनर्जी का वैल्यू है। देन ये जो भी है, भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का टोटल, इलेक्ट्रॉन जब इस पोजीशन में रहेगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, उस पोजीशन एनर्जी मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी है। और ये तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट, देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, डीप में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, पूरे डिराइव करेंगे हम इसको। एच प्लैंक्स का कांस्टेंट है, मास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो ये ऑपरेटर है ना दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या है, ये वाला यहाँ पे पुट कर दो तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएंगे जो एग्जैक्टली श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम एज ए ऑपरेटर डिसाइड करते हैं, जिस ऑपरेटर का नाम है लैप्लेशियन ऑपरेटर। याद रखना लैप्लेशियन, 10 नाम याद रखना बस, और कुछ नहीं है, लैप्लेशियन ऑपरेटर। ओके, तो हमें लैप्लेशियन ऑपरेटर मिल चुके हैं।
अभी हमें क्या करना है, इस पार्टिकुलर इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। किस तरीके से डिराइव करना है, तो पहले मैंने क्या बोला, पहले हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहले से अवेलेबल थे। हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहले से अवेलेबल थे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या था, हम एज एक इलेक्ट्रॉन को एज ए क्या करेंगे, एज ए वेव कंसिडर करेंगे। किसको ना, इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर करेंगे तब इलेक्ट्रॉन का एक वेवलेंथ रहेगा, जिसका वैल्यू मान लो लैम्डा। जिस वेवलेंथ का वैल्यू मान लो, ये जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू मान लो लैम्डा, ठीक है। इस वेवलेंथ, अगर कोई भी वेवलेंथ रहेगा उसका एक एम्पलीट्यूड रहता है। ये हाइट जिसको रहता है, ये हाइट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। जिससे क्या होता है, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इंटेंसिटी मेज़र कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। और उस पार्टिकुलर वेव का डायरेक्शन कौन सा होगा, मान लो उस पार्टिकुलर वेव एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है, वेव एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्स डायरेक्शन में उसका मान लो, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम वन डायमेंशनली इसको सॉल्व करेंगे। और एज ये एक ऑपरेटर है जो समेशन साइन है, तो थ्री डायमेंशनली सॉल्व करेंगे तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, वन डायमेंशनली सॉल्व करेंगे, उसको थ्री डायमेंशन में इनपुट कर देंगे बस। तो एक्स डायरेक्शन में जब एक्स डायरेक्शन में जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वो एक वेव नेचर शो करते हुए मूव करेगा, तब उस पार्टिकुलर इक्वेशन को हम लिख सकते साइड इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बाकी पूरे टर्म्स क्या है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, साइन का ये वेव इक्वेशन है, पाई एक्स पता है एक्स डायरेक्शन में, लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है, लैम्डा ये वेवलेंथ है, डन। अब ये जो हाई है ना आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक मैथमेटिकल नाम है, इसका बोलते हैं हम वेव फंक्शन। मतलब इस वेव फंक्शन के द्वारा, इस पार्टिकुलर वेव को, इलेक्ट्रॉनिक वेव को इस वेव फंक्शन के द्वारा हम डिनोट कर रहे हैं। इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिलहाल इसका और कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बस एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम बोलेंगे वेव फंक्शन, जो इस वेव को डिनोट कर रहे हैं। बाकी कुछ सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, अभी समझ जाओ। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो बोर थ्योरी होती है ना, क्योंकि हम बोर थ्योरी को वैलिडेट कर रहे हैं ना, बोर थ्योरी को वैलिडेट कर रहे हैं, तो जो बोर थ्योरी होती है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट बोर थ्योरी, हमें वहाँ पे एक ऑर्बिट का नाम मिलता है और उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं, बोर थ्योरी में जो ऑर्बिट प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट होती क्या है, देखो, स्टेशनरी ऑर्बिट होती है मतलब उस ऑर्बिट एक जगह पे फिक्स्ड है, उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड होगा, ठीक है, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जब स्टेशनरी ऑर्बिट होगा और उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, तो जो हमें वेव मिलेंगे वो क्या होंगे, वो भी हमारा स्टेशनरी वेव होना चाहिए, और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव क्या होती है, मान लो दोनों तरफ ऐसे फिक्स्ड है, एक वायर ऐसे कनेक्टेड है, दोनों तरफ ऐसे फिक्स्ड है, जिस फिक्स्ड पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। और ये जो बीच का पोजीशन है, यहाँ पे जो वेव जब मूव करेगा, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा, तो इसका जो हाइट होगा ना, मैक्सिमा और ये मिनिमा, जो हाइट ऊपर और नीचे, मैक्सिमा मिनिमा, क्रेस्ट ऊपर का बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे थ्रो, तो ये दोनों, ये जो हाइट होंगे ऊपर और नीचे, इसका हाइट का चेंजेस नहीं होंगे, या फिर ये दोनों ओवरलैप नहीं करेगा कभी। अगर यहाँ पे इस तरीके से जा रही है तो जो वापस आते वक्त इस तरीके से आएगा, देखो इस तरीके से आएगा, ठीक है, आपने देख लिए होंगे। तो इस तरीके से जाएगा और वापस आते वक्त इस तरीके से आएगा, कभी ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। तो जो इलेक्ट्रॉन जब इस सिस्टम में रहेगा तो वो स्टेशनरी वेव शो करेगा, एज ए स्टेशनरी वेव मूव करेगा सिस्टम में। अब जब स्टेशनरी वेव एज ए मूव करेगा तो हमें उस पार्टिकुलर वेव के लिए हमें ये वेव इक्वेशन मिलता है। तो याद रखना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो भी जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा उसको बस स्टेशनरी वेव कंसिडर करके करेगा, ठीक है। उसको नॉन स्टेशनरी वेव कंसिडर करके उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, डन। तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझ लिए, तो हमें ये वेव इक्वेशन मिल चुके हैं। अब मैथमेटिक्स में जाते हैं थोड़ा सा, चलो। शाई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। शाई इक्वल्स टू हमें क्या मिल चुके हैं, हमें मिल चुके हैं शाई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा। हम क्या करेंगे, इसको
इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक d/dx से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या मिलेंगे हमें, a कांस्टेंट है, साइन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा, और 2π बाई लैम्डा कांस्टेंट है, तो पहले इसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से। तो डिफरेंशिएशन है, मैं डीप में नहीं जाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि डीप में जाओ, चलो मैं आपको डीप में दिखा देता हूँ, अगर मैथमेटिक्स भूल चुके हो तो। सिंपल है, a साइन को अगर हम करेंगे क्या होंगे, cos 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब किसको हमने x लिया था, 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा को हमने x लिया था, तो इसको डिफरेंशिएट फिर से करना पड़ेगा हमें। तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, a, ये पार्ट एज कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लेकर आ सकते हो, d/dx इंटू एक्स, d/dx x, इसका क्या वैल्यू होता है, 1 होता है, तो हम उसको 1 समझ लेंगे। 2π बाई लैम्डा आगे लेके आ चुके हैं हम, और यहाँ पे रहेगा cos 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा, हमारा वैल्यू मिल चुके हैं। अब फिर से इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, d² साई डिवाइडेड बाई dx²। चलो कर लेते हैं फिर से, a 2π बाई लैम्डा प्रेजेंट है। सिमिलरली cos को जब हम साइन में करेंगे तो क्या आता है, माइनस साइन 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा। सिमिलरली 2π बाई लैम्डा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2π डिवाइडेड बाई लैम्डा हो चुका है। तो हमें मल्टीप्लाई करने से के बाद क्या मिलेंगे, हमें a 4π² डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब बताओ इसको हम अगर हम इस तरीके से लिखे, माइनस 4π² बाई लैम्डा स्क्वायर और a साइन 2πx। देखो मैंने बस ऑर्गेनाइज करके लिखा, इस एक को यहाँ पे लेके चले गया बस। अब इसको, ये जो वैल्यू है इसका किसका वैल्यू है, देखो ये साई का वैल्यू है ना, ये किसका वैल्यू है, ये एक साई का वैल्यू है। अब जब साई का वैल्यू मैं पुट करूँगा इस पर्टिकुलर पोजीशन में तो क्या होगा, देखो माइनस 4π² डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, ये वैल्यू है साई, है ना। तो साई किसका फंक्शन है, देखो साई किसके ऊपर डिपेंडेंट है, साई इज ए फंक्शन ऑफ साई एक्स। ओके, तो ये साई केस का फंक्शन होगा, भाई एक्स का फंक्शन होगा, लेकिन मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ अभी, देखो क्योंकि हमें चीज़ों को सिंपल रखना है। बस साई 1 डायमेंशनल है, मतलब एक 1 डायमेंशनली जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन 1 डायमेंशनली मूव कर रहा है तब हम सिस्टम को ले रहे हैं। 3 डायमेंशनली हमें करना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर हुआ ना। तो हमें जो इक्वेशन मिल चुके हैं वो क्या है, वो जो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं वो इक्वेशन यह है ना, d² साई बाई dx² इक्वल्स टू 4π² डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई साई। ये हमें वैल्यू ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको और ऑर्गेनाइज करें देन ये मिलेंगे हमें, d² साई बाई dx² प्लस 4π² डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको हम नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 मार्क कर रहे हैं। अभी जो हमें इक्वेशन मिल चुके हैं इसमें रहने दो। अब बताओ फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि वेव जो होती है वो क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट है पूरी तरीके से, राइट। तो वेव एज वो क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट है, तो फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स हमें क्या मिलता है, किसी भी सिस्टम का, किसी भी वेव का काइनेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन देखो हम अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, मतलब हम डी ब्रोगली को थ्योरी यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बोर थ्योरी को वैलिडेट करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एज ए पार्टिकल भी होगा, क्योंकि डी ब्रोगली ऑलरेडी बता दिया, हम उसको वेरीफाई करके उसको यूज़ करके बोर को वैलिडेट करेंगे। पार्टिकल है प्लस उसका वेव नेचर भी है। जब पार्टिकल और वेव नेचर होगा तो उसका एक वेलोसिटी रहेगा, अगर वेलोसिटी रहेगा तो उसका एक काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। तो इसको मैं ऑर्गेनाइज तरीके से लिखूँ, ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर दूँ तो m² v² हो जाएगा और नीचे 2m आ जाएगा। तो mv का मतलब क्या है, p होता है, तो p² हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2m, तो p² बाई 2m आ गया। और ये p मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, हम क्या कर रहे हैं, ओनली 1 डायमेंशन में ले रहे हैं सिस्टम को, 1 डायमेंशन में ले रहे, मतलब एक्स एक्सिस में ले रहे हैं। अभी हम वाई जेड पे नहीं गए हैं, सिस्टम को 1 डायमेंशनली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सिस्टम को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो जो मोमेंटम होगा क्या होगा, वो भी px होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए उसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं, बस p को रख रहे हैं, ठीक है। तो हमें मिल चुके हैं ये वैल्यू, जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होती है वो है p² डिवाइडेड बाई 2m। डन। अब क्या करना है, सिंपली देखो, अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमें डी ब्रोगली
इक्वेशन से क्या मिल चुके हैं ऑलरेडी बताओ, डी ब्रोगली इक्वेशन से ये मिल चुके हैं ना कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होती है, एच डिवाइडेड बाई पी। पी मतलब क्या, एम भी होती है मोमेंटम। तो यहाँ से अगर हम पी निकाले, देखो ना पी निकाले देन क्या मिलेंगे हमें वैल्यू, एच डिवाइडेड बाई लैम्डा, और अगर पी स्क्वायर निकाले एच डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। तो इसको यहाँ से अगर हम 1 बाई लैम्डा स्क्वायर निकाले देन क्या मिलेंगे हमें वैल्यू, एच पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, है ना। और मैं 1 बाई लैम्डा स्क्वायर क्यों निकाला मैंने, देखो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर नीचे प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली वहाँ पे पुट करने से पहले मैं क्या करूँगा, एक बार सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगा। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगा, देखो यहाँ से हमें एक पी स्क्वायर मिला है, यहाँ पे एक पी स्क्वायर प्रेजेंट है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी, इसको मान लो मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। तो वहाँ से एक इक्वेशन आता है, देखो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना। 2m मल्टीप्लाइड बाई टी आएगा, तो टी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है आपके पास पूरी तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा बस वैल्यू। तो क्या होगा, पी स्क्वायर मतलब 2mt डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर है, मिल गया वैल्यू हमें। तो जब हमें मिल चुके हैं क्या, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 2mt डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, पुट कर देता हूँ मैं, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 2mt डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। अब टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, टी का मतलब ये है, टी मतलब क्या, देखो टोटल एनर्जी ई अगर है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो टी है उसका वैल्यू क्या आएगा, टोटल एनर्जी से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दे तो हमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएंगे। तो पुट कर दो वहाँ पे 2m टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के जगह पे, और यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर हमने पुट कर दिया पूरी तरीके से वैल्यू। अब 1 बाई लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू हमें ये मिल चुके हैं। अब ये वैल्यू मैं एकदम नंबर 1 इक्वेशन पे पुट कर दूंगा। नंबर 1 इक्वेशन पे है, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। नंबर 1 इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वैल्यू मैं नंबर 1 इक्वेशन पे पुट कर दूंगा। ये जो इक्वेशन था इसमें पुट कर दूंगा। जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा, जब मैं इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करूँगा, देन देखो क्या आ रहा है, सिंपली डी स्क्वायर शाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये था पहले, प्लस 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई शाई स्क्वायर। ये जो है इक्वेशन यहाँ पे 1 बाई शाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो वहाँ पे मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। इसको मैं अलग कलर से यूज़ करता हूँ, 2m e माइनस भी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर। ओके सॉरी, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे एक एच स्क्वायर होगा। आप लास्ट इक्वेशन देख लो, यहाँ पे एच स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर नहीं होगा, या एच स्क्वायर होगा, या एच स्क्वायर, यहाँ पे देखो एच स्क्वायर है, ठीक है एच स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैं एच स्क्वायर पुट कर देता हूँ, यहाँ पे एच स्क्वायर हो गया, डन। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाई शाई इक्वल्स टू 0 करना है। अब आ जाओ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, डी स्क्वायर शाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो 8 पाई स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाई ई माइनस भी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, टोटल इस तरीके से है, मल्टीप्लाइड बाई शाई इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा बोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ सिस्टम को। ये जो वैल्यू हमें मिल चुके हैं, ये जो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, ये क्या है हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन 1D में। बस सिंपली आपको क्या करना है, इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है, 3D मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो क्या करना है, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर था, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर था, मल्टीप्लाइड बाई शाई था, यहाँ पे तो सारे वैल्यू फिक्स्ड है। देखो तो शाई किसका फंक्शन था, बस 1 डायमेंशनल का फंक्शन था। ये जो शाई था बस 1 डायमेंशन को फॉलो करता था, शाई एक्स और शाई एक्स। क्लियर। अब जब शाई को मैं 3 डायमेंशनली लेके जाऊंगा, तब इक्वेशन को बस हमें इस तरीके से लिखना है, चेंज करके लिखना है। वो होंगे डी स्क्वायर शाई एक्स वाई जेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर शाई एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर, and that is equals plus that was plus, okay, 8 pi square m divided by h square e माइनस भी, और ये e भी होगा ना, ये भी एक्स वाई जेड एक्सिस का होगा, भी जो होगा ये भी टोटल एनर्जी होगा, ठीक है, वो भी टोटल एनर्जी भी जो होती है वो एक्स वाई जेड का होगा, एंड
फाइनली मल्टीप्लाइड बाई शाई इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू हमें मिलेंगे। देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू अगर हम इसको इस तरीके से लिखे, शाई एक्स वाई जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस भी शाई इक्वल्स टू 0। देखो ये जो वैल्यू है मिल चुके हैं ना। तो ये जो इक्वेशन था, देखो ये जो इक्वेशन था ये वाला एकदम फर्स्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था। ये जो इक्वेशन था एकदम फर्स्ट में जो मैंने लिखा था, ये वाला जो इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है ना। इंटरेस्टिंग। अब चलो क्लियर हो गया हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया फॉर स्टैंडिंग वेव्स। फॉर स्टैंडिंग वेव हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर चुके हैं। अच्छी बात है। अभी इसको मैं थोड़ा और ऑर्गेनाइज करता हूँ। देखो किस तरीके से ये जो इक्वेशन होंगे, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया पूरी तरीके से। अब ये जो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, ये जो इक्वेशन मुझे मिल चुका है, इस पार्टिकुलर इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो। चलो मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, डेल स्क्वायर शाई। अब मैं एक्स वाई जेड नहीं लिख रहा हूँ, बस शाई लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट होगा उसके लिए। 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई शाई माइनस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर भी शाई मैंने लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करना है, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई शाई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर भी शाई इक्वल्स टू, ओके, नॉट इक्वल्स टू, डन। अभी मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इसको डिवाइड कर दूंगा। तो क्या होगा, इस सेम पार्ट से ये पार्ट हट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उल्टा, यहाँ पे ये हट जाएगा। अगर डिवाइड कर दिया मैंने तो ई शाई इक्वल्स टू क्या होगा, एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम आ जाएगा यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव साइन था यहाँ पे ऑलरेडी, एक डेल स्क्वायर शाई रहेगा प्लस ये हट के भी शाई बन जाएगा। देखो ये हट के क्या बन गया, भी शाई। दैट मीन्स इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा के लिखूँ, घुमा के लिखने का मतलब क्या होगी, इस तरीके का एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर प्लस भी, इसको अगर इस तरीके से लिखो और बाहर शाई दे दो क्योंकि दोनों ऑपरेटर है, ठीक है, इक्वल्स टू ई शाई। देन हमें क्या देखने को मिलेंगे, और मैं क्या करूँगा, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, इस बड़ा वाला पार्ट को अगर मैं एच ले लूँ एच शाई दैट इज इक्वल्स टू ई शाई, और इस एच को अगर हम एच लेंगे तो इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब देखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसको बोला जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब होता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो होती है वो। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर को हम किस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से ना। देखो यहाँ पे क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, नोट करना अच्छे से, ये टर्म एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। अगर हम इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलेंगे तो ये टर्म होंगे, ये हमारा क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी टर्म होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी टर्म होनी चाहिए ये टर्म, तो ही ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी टोटल मिला के हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनेगा। और जब ये ऑपरेटर बनेगा तब भी हमें कोरिस्पॉन्डिंग एक एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इस तरीके से हमें एक कंक्लूजन मिलती है, ठीक है। तो कंक्लूजन हम थोड़ा डीप में जानेंगे और डीप में समझेंगे भी। चलो, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मिले हैं ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें मिला है, ये क्या डिनोट करता है, ये जो ऑपरेटर हमें मिल चुके हैं ना, ये ऑपरेटर डिनोट करता है टोटल एनर्जी को, टोटल सिस्टम का जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर होगा वो। तो देखो ये क्या है, ये एक क्वांटम मैकेनिकल टर्म है, और एनर्जी क्या होती है, क्लासिकल मैकेनिकल टर्म। दैट मीन्स यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन आता है, यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। वो कंक्लूजन ये है कि हर एक क्लासिकल मैकेनिकल टर्म के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मिलता है। हर एक क्लासिकल मैकेनिकल टर्म के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मिलता है। तो हमें क्यों ऑपरेटर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, देखो ये एक फंक्शन है, फंक्शन को ये वाला फंक्शन पूरी तरीके से ऑपरेट करके हमें एक एनर्जी वैल्यू दे रहा है जो क्लासिकल मैकेनिकल टर्म है, और वो फंक्शन सेम रह रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये एक ऑपरेटर है जो इसके ऊपर ऑपरेट करके हमें एक एनर्जी वैल्यू दे रहा है, डन। दैट मीन्स ये एक ऑपरेटर, इसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो
यहाँ तक इसको रहने दो। दैट मीन्स हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये कंक्लूजन मिलता है कि हर एक क्लासिकल मैकेनिकल टर्म के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मिलता है, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मिलता है। तो जो ये इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, ये ऑलरेडी ये इक्वेशन हमें जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, टोटल देखो, टोटल ये क्या है, ये हमारा टोटल एनर्जी है, और ये जो टर्म है ये और ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मीन्स टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ऑपरेटर के लैंग्वेज में समझे तो, इन जनरली अगर समझे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, डन। लेकिन अगर हम इसको ही ऑपरेटर के लैंग्वेज से समझे तो ई इक्वल्स टू के प्लस बी, इस तरीके से क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के डायरेक्शन से समझे तो। दैट मीन्स जब क्वांटम मैकेनिक्स में इसको ऑपरेटर यूज़ करेंगे तब वो ई नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा बताओ, ई बन जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन। ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो, और क्लासिकल मैकेनिक्स में ई, क्लियर हुआ ना। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट है, ये क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है, तो इसको समझ लेना थोड़ा सा। डन, हमें मिल चुके हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही है। एक चीज़ है हर एक क्लासिकल मैकेनिकल टर्म के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मिल रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू काइनेटिक एनर्जी, मान लो उसको टी और एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, दैट विल बी ये वाला शाई को छोड़ के माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये हमारा ऑपरेटर है। अब 8 पाई स्क्वायर एम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो h/2 पाई का वैल्यू क्या होता है, h कट होता है। तो मान लो मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इसको स्क्वायर करना मतलब क्या होता है, h² 4 पाई स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करूँगा, माइनस h कट लिख दूंगा, नीचे 2m लिख दूंगा। देखो h कट लिखना मतलब h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पाई स्क्वायर एम आ गया, डन। तो टी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो ऑपरेटर होगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वो होगा ये वाला, ठीक है। तो सिमिलरली अब अगर बोलो कि ये 3 डायमेंशन में, देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लैप्लेशियन ऑपरेटर यूज़ किया, लेकिन अगर इसी को मैं 1 डायमेंशन में लिखता तो मतलब 1 डायमेंशन में अगर ये ऑपरेटर दिखाना है तो टी एक्स क्या होगा, माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यहाँ पे क्या होगा, बस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। वाई डायरेक्शन में लिखता तो क्या होता, माइनस एच कट बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर होता। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर दैट इज कमिंग फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और यहाँ पे एक और कंक्लूजन हमें मिलती है कि हर एक क्वांटम मैकेनिकल, हर एक क्लासिकल मैकेनिकल ऑपरेटर के लिए हमारे पास हर एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर रहता है, जो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम क्लासिकल मैकेनिकली किस तरीके से डिनोट करते हैं, देखो उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, या फिर इसको हाफ एम बी स्क्वायर से। तो इससे ये क्या किस तरीके से आता है, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से भी m से मल्टीप्लाई कर दो, m स्क्वायर भी स्क्वायर आ जाता है, नीचे आ जाता है 2m, m भी मतलब क्या, पी स्क्वायर बाई 2m। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आता है हमारे पास। तो क्लासिकल मैकेनिकली ये जो वैल्यू आता है ये क्लासिकल मैकेनिकली आता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली सेम काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है वो ऑपरेटर के हिसाब से आ रहा है। वो किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से माइनस एच कट स्क्वायर एच कट बाई 2m डी स्क्वायर बाई ये वाला, ओके, ये वाला इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये वाला इक्वेशन डी एक्स स्क्वायर, क्लियर ना। ये एक्स एक्सिस में, सिमिलरली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी मान लो एक्स एक्सिस में है, ओके डन, क्लियर हुआ। बस यही था हमारा टोटल जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से किस तरीके से हमें क्लासिकल मैकेनिकल से क्वांटम मैकेनिकल कैसे रिलेट कर पा रहे हैं वो हमने देख लिया। अभी हमें आना है एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। वो टॉपिक होगा इस तरीके का कि हमें शाई क्या है, वो एक फंक्शन है। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन को हमें बोर थ्योरी को वैलिडेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन के एज ए वेव लेके उसका कोरिस्पॉन्डिंग, उसको जो डिनोट करेगा वो होगा शाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूरा प्रॉपर्टीज शाई के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन शाई एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें शाई का वैल्यूज़ मिलेंगे ना, शाई का जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो सारे वैल्यूज़ हमें एक्सेप्ट करना है, वो सारे वैल्यूज़ हमें देखना है, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन है हमें जो मिल चुके हैं, ये वाला इक्वेशन देखो, नोट करना, ये जो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं ना, ये जो इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में
डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर टर्म है, दैट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक क्या है, हमें क्या मिल चुके हैं ऑलरेडी, हमें मिल चुके हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुके हैं। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कितने वैल्यूज मिलते हैं, मल्टीपल वैल्यूज मिलते हैं, मल्टीपल शाई वैल्यू मिलेंगे। अब बहुत सारे अगर शाई वैल्यूज मिलेंगे तो उसमें से कौन कौन सा शाई वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, कौन कौन सा शाई वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा वो हमें देखना है। तो उसी के लिए जो शाई वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, अगर सारे वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा तो एक फंक्शन का एक पार्टिकुलर वैल्यू रहने का मतलब क्या है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट मीन्स एक फंक्शन वो वैलिड ही नहीं है। तो हम उसमें से कुछ वैल्यूज हमें लेना है जो वैल्यू हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, बाकी वैल्यूज को छोड़ देना है। तो वो कौन कौन से फीचर होंगे जो शाई वैल्यू को या फिर शाई का जो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे उसको एक्सेप्ट करवाएगा, या फिर शाई का जो वैल्यूज रहेगा वो कौन कौन सा फीचर को शो करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक जो वैल्यू होती है, एक जो प्रॉपर्टीज होती है, एक जो फीचर्स होना है जो शाई को रहना चाहिए, ठीक है, शाई को रहना चाहिए एक फीचर जो होगा हमारा देख लो यहाँ पे, शाई मस्ट बी फाइनाइट, शाई मस्ट बी फाइनाइट। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शाई का वैल्यू एनी रीजन में शाई का वैल्यू क्या होना है, हमेशा फाइनाइट होना है, इनफाइनाइट नहीं होना है। इनफाइनाइट नहीं होना है इसका मतलब क्या है, देखो अगर मान लो इस तरीके के प्लॉट है, मैं प्लॉट से समझा रहा हूँ आपको, 0 से स्टार्ट हुआ फिर इस तरफ चला गया, इस तरफ मान लो शाई है, इस तरफ मान लो x है, और शाई इज ए फंक्शन ऑफ x। अब जब x का वैल्यू इंक्रीज होगा, तब क्या होगा, शाई देखो एक टाइम के बाद इंफिनिटी में जाएगा। अब शाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि वो y एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, दैट मीन्स शाई बिकम्स इनफाइनाइट। जितना भी x का वैल्यू में इंक्रीज करो, एक पार्टिकुलर x के वैल्यू में शाई का वैल्यू इनफाइनाइट बन रहा है, दैट मीन्स शाई एक पार्टिकुलर टाइम पे इनफाइनाइट बन रहा है, शाई एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। दैट मीन्स ये वैल्यू शाई का एक्सेप्टेबल नहीं होगा, शाई को हमेशा फाइनाइट होना है। तो ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, जिसके लिए शाई का वैल्यू जिसके लिए उस पार्टिकुलर शाई का वैल्यू उस पार्टिकुलर वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, शाई मस्ट बी क्या ना, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होती है, कंटिन्यूअस का मतलब ये होती है, मान लो एक प्लॉट दिखा रहा हूँ मैं, इसको ले लो एक्स एक्सिस, इसको ले लो शाई एक्स, ठीक है। तो एक प्लॉट इस तरीके का मैं ड्रॉ करूँ तो इसमें क्या हो रहा है, देखो सिंपल, यहाँ से लाइन को इस तरीके से जाना था, लेकिन यहाँ पे देखिए कट हो गया, यहाँ पे एक क्या मिल चुके हैं हमें, यहाँ पे एक कट मिल चुके हैं, कट। दैट मीन्स इस कट की वजह से हमें क्या मिल रहा है, ये जो शाई होते हैं ना, ये शाई कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे लाइन है ही नहीं, तो क्योंकि मान लो यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एम है, तो एक्स का जो जब वैल्यू एक्स इक्वल्स टू जब एम है ना, तब क्या मिल रहा है, शाई डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, मतलब शाई कंटिन्यूअस नहीं है। तो शाई को क्या हमेशा इस तरीके से इस तरीके का लाइन होना है, इस तरीके का लाइन फॉर्म करना है ताकि वो कंटिन्यूअस बने। हो गया सेकेंड कंडीशन। तीसरा कंडीशन जो होगा शाई का, वो होगा शाई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। शाई मस्ट बी क्या होगा, सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, सिंगल वैल्यूड का मतलब ये होती है, चलो समझ लेते हैं प्लॉटिंग से। ये शाई एक्स का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है। अगर मैं प्लॉट को इस तरीके से ड्रॉ करूँ, इस तरीके से, या फिर और थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँ तो एक प्लॉट को, दैट मीन्स देखो ये जो वैल्यू है, मान लो ये पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, और पी पॉइंट पे हमें कितने शाइज की वैल्यू मिल रहे हैं, देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 अलग अलग शाई की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि शाई का वैल्यू कहाँ पे, वाई एक्सिस से डिनोट किया जा रहा है। दैट मीन्स शाई यहाँ पे सिंगल वैल्यूड नहीं है, शाई एक पॉइंट पे एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ शाई मिलना चाहिए। मल्टीपल वैल्यू अगर मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, शाई इज नॉट सिंगल वैल्यूड। तो शाई को सिंगल वैल्यूड भी होना है, मतलब इस तरीके का प्लॉट शाई का नहीं होना चाहिए। हम इस तरीके से प्लॉटिंग से समझ रहे हैं, क्योंकि प्लॉटिंग से समझाऊंगा तो इजीली समझ पाओगे ये सारी क्या है। बाकी मैं जब प्रॉब्लम्स करवाऊंगा इसका तो आप उसको समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा फंडा, या फिर मेरे स्टडी मटेरियल में एटलीस्ट 15 to 20 एग्जाम्पल्स है डिफरेंट अलग अलग एक्सेप्टेबल वेब फंक्शंस के, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो 3 हो गया। नंबर 4th कंडीशन क्या होगा, नंबर 4th कंडीशन ये होगा कि शाई
must be continuous dy by dx मस्ट बी कंटिन्यूस, मतलब शाई का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये कंटिन्यूस होने का मतलब होता है, ये मान लो एक एक्सिस है, ये मान लो हमारा वैल्यू है, इस यहाँ पे x, यहाँ पे शाई एक्स, तो ये शाई डिवाइड देखो जनरली शाई कंटिन्यूस होगा, उसका मतलब क्या है? ये है, इस तरीके से होना है उसको, या फिर इस तरीके से जाना है, इस तरीके से जाना है, ठीक है। लेकिन डी शाई बाई डी एक्स कंटिन्यूस होने का मतलब होता है कभी भी शाई का जो चेंजिंग होंगे वो फटक से चेंज नहीं होना चाहिए, शाई ग्रेजुअली इसका वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। ये जो वैल्यू होंगे ना शाई का वैल्यू, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीज मतलब क्या? हमेशा इस तरीके से इंक्रीज होना है। तो अगर इस तरीके से होगा देन ये कंटिन्यूस है, देन हम बोल सकते हैं इसका जो डी शाई बाई डी एक्स है ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर मान लो ये जो वैल्यूस है ना ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे गया सीधा चेंज हुआ फिर यहाँ पे जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है यहाँ पे शाई का। दैट्स वाई ये जो अगर इंस्टेंटली इस शाई का वैल्यू अगर चेंज होगा दैट मीन्स डी शाई बाई डी एक्स का वैल्यू कंटिन्यूस नहीं है। तो ये भी एक कंडीशन जो फुलफिल करना है। मगर इस मतलब इस तरीके का अगर हमें प्लॉट मिल रहा है इंस्टेंटली जहाँ पे शाई का वैल्यू चेंज हो रहा है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, याद रख लेना। देखो प्लॉट एग्जाम में आ जाते हैं तो प्लॉट को अच्छे से समझ लेना, बोलेंगे कौन सा प्लॉट एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। फिफ्थ कंडीशन ये होगा। फिफ्थ कंडीशन क्या होंगे? फिफ्थ कंडीशन ये होंगे कि देखो शाई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। शाई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। शाई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या है? शाई मान लो एक वैल्यू है -∞ टू +∞ के रेंज में, -∞ टू +∞ के रेंज में शाई का जो भी वैल्यू होगा, शाई का वैल्यू मतलब शाई एक्स का वैल्यू, ओके, क्योंकि वो एक्स डिपेंडेंट फंक्शन है वन डायमेंशनल में। तो इसका जो वैल्यू होगा शाई मल्टीप्लाइड बाई शाई, और क्या है अगर मान लो 3 डायमेंशनल में अगर हम लेंगे तो इसको डी टाउ से समझेंगे। डी टाउ का मतलब क्या होती है? dx, dy, dz। अगर 1 डायमेंशनल लेंगे तो dx लेंगे, तो मैं 3 डायमेंशनली ले रहा हूँ एक ही बार में समझाने के लिए। डन। इसका वैल्यू हमें क्या मिलेंगे? इसका वैल्यू हमें मिलेंगे 1, ठीक है। इसको नॉर्मलाइज्ड होना है मतलब इसका वैल्यू लेंगे हम 1। और इसको नॉर्मलाइज्ड होने के लिए हमें क्या करना है? इस कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर को देखो, शाई का जो वैल्यू होगा वो रियल होना चाहिए। शाई का जो वैल्यू होगा वो रियल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, रियल वैल्यू होना चाहिए। अगर शाई रियल ना होके कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, मतलब शाई के कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, मतलब शाई के जो वैल्यू उसके अंदर आई प्रेजेंट है, आई का वैल्यू क्या होता है? √(-1). अगर ये प्रेजेंट है देन हमें क्या लेना है? देन हमें इस तरीके की इक्वेशन लेना, -∞ टू +∞ पूरे रीजन में शाई स्टार शाई डी टाउ इक्वल्स टू 1। शाई स्टार क्या है? इसका शाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ शाई है। शाई स्टार का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ शाई है। दैट मीन्स हम जब शाई का मान लो वैल्यू ये है a + ib, तो शाई स्टार को हमें इस तरीके से लेना है ताकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कोई भी आई टर्म ना रहे सिस्टम में। तो इसीलिए हम इस क्या करेंगे? a - ib से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो a - ib होगा वो शाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला तो हमारा जो वैल्यू मिलेंगे वो रियल वैल्यू होंगे, उसमें आई प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेंगे हमें एक रियल वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो मैथमेटिक्स में आपको ऑलरेडी पता है। ओके डन। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ कंडीशन क्या है? शाई मस्ट बी ऑर्थोगोनल। अब शाई ऑर्थोगोनल किस तरीके से होगा? मान लो 2 अलग अलग वेव फंक्शन है, एक शाई 1 है दूसरा शाई 2 है। इन दोनों को ऑर्थोगोनल होने के लिए -∞ टू +∞ रेंज में ऑर्थोगोनल होने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर द रीजन डी टाउ, मतलब 3 डायमेंशनल में। अगर एक 1 डायमेंशनल में करना है तो dx, dy और dz रख सकते हो आप। इसका वैल्यू होना है 0। देखो यहाँ पे नोट करना, नॉर्मलाइजेशन में और ऑर्थोगोनलिटी में डिफरेंस क्या है। नॉर्मलाइजेशन में ये जो दोनों शाई होंगे ना दोनों सेम होंगे अगर दोनों का वैल्यू रियल है तो, और अगर रियल नहीं है इमेजिनरी है मतलब कॉम्प्लेक्स है तो उसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके इसी शाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तब हमें नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना है, उस फाइनल वैल्यू होगा 1।
ऑर्थोगोनल में ऐसा नहीं है, ऑर्थोगोनल में हमें दो अलग अलग वेव फंक्शन लेना है, और वो दो अलग अलग वेव फंक्शन अगर हम लेंगे एक सिस्टम का, मान लो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, इसका वेव फंक्शन ये है, इसका वेव फंक्शन ये है, तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द रीजियन -∞ टू +∞, तब जो हमें वैल्यू मिलेंगे वो होंगे 0। क्लियर हुआ? तो ये सारे वैल्यूज़ जो मिलेंगे हमें मिलेंगे 0। अब देखो मैंने 6 डिफरेंट कंडीशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ये सारे कंडीशन जो वेव फंक्शन फॉलो करता है, ये सारे कंडीशन जो फॉलो करता है, फॉलोस द अबव कंडीशन, उस वेव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस वेव फंक्शन को बोलते हैं आइगन फंक्शन। उस वेव फंक्शन को हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, और कोरिस्पोंडिंग आइगन फंक्शन का, आइगन फंक्शन मतलब क्या, मैं आ रहा हूँ एक सेकेंड में, और उस कोरिस्पोंडिंग आइगन फंक्शन का जो वैल्यू मिलती है वो हमें वैल्यू हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, चलो फिर आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। मान लो एक ऑपरेटर है और एक सहायक आइगन फंक्शन है। आइगन फंक्शन कब होगा, जब ये 6 कंडीशन, सारे कंडीशन जो मैंने लिखा वो सेटिस्फाई करेगा, जो हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके मिल रहा है, और उसमें से जो वैल्यूज सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। वो जो शाई होगा, शाई का वैल्यू होगा वो होगा आइगन फंक्शन होगा, वो शाई, और शाई के कोरिस्पोंडिंग जो वैल्यू मिलेंगे वो हमें मिलेंगे आइगन वैल्यू। तो इसीलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो H है वो एक ऑपरेटर है, शाई जो है वो एक आइगन फंक्शन है, और जो कोरिस्पोंडिंग एनर्जी वैल्यू मिल रही है वो हमारा आइगन वैल्यू है। तो एनर्जी यहाँ पे आइगन वैल्यू है। चलो अब दूसरा कोई एग्जांपल देख लेते हैं। चलो आइगन वैल्यूज को और डीप में समझते हैं। तो शाई मान लो एक आइगन फंक्शन है, अगर वो आइगन फंक्शन होगा तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेंगे, मान लो वो ई है, या फिर मान लो वो बी है। ठीक है, मान लो वो बी है, बी क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक आइगन फंक्शन है, क्योंकि वो फंक्शन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर ये एक आइगन फंक्शन होगा और ए ऑपरेटर जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो फाइनली हमें कांस्टेंट मिलेंगे और सेम आइगन फंक्शन वापस मिलेंगे, सेम आइगन फंक्शन हमें वापस मिलेंगे। क्लियर? दैट मीन्स हमारे जो ये कांस्टेंट मिल रहा है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और इस वैल्यू को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। चलो एग्जांपल देख लेते हैं मैथमेटिकल वे में। मान लो एक फंक्शन है dy/dx, और इस एक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है एक, और मान लो एक मैथमेटिक्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, e⁻x आपको मैं ये दिखाया। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक ऑपरेटर है, ये एक फंक्शन है, तो इसको करेंगे तो क्या होंगे, हमारे वैल्यू क्या होंगे, d/dx, दैट मीन्स e⁻x ही रहेगा, और x को d/dx x ये करेंगे, दैट मीन्स e⁻x मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसको 1 मल्टीप्लाइड बाई e⁻x। देखो ये फंक्शन सेम फंक्शन है, और ये जो कांस्टेंट मिल रहा है ना, ये क्या है हमारा, ये आइगन फंक्शन होगा, सॉरी आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, आइगन वैल्यू होगा, और जो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर, और जिसलिए हमें वैल्यू मिल रहा है वो एक, और जिस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा वो हमारा क्या फंक्शन होगा, आइगन फंक्शन। और ये फंक्शन अगर क्वांटम मैकेनिकल फंक्शन हुआ देन क्या होगा, ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले होंगे। क्लियर हुआ ना बात? ओके, डन। तो ये था टोटली फैक्टर जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंट शाई की वैल्यू मिलती है, उसमें से कौन कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा वो इस तरीके से डिपेंडेंट होगा। अब ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब जो शाई होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है वो हमें समझना है। शाई जो होती है ना वो एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। चलो, अगर मैं बस बोलूँ शाई क्या होती है, मैं ये बोलूँगा शाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, शाई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता अनटिल एंड अनलेस शाई बिकम्स शाई स्क्वायर और शाई स्टार शाई। अब क्वेश्चन है शाई कब शाई स्क्वायर बनेगा, शाई कब शाई स्टार शाई बनेगा। अगर मान लो शाई एक रियल वैल्यू है, तो उसको क्या करेंगे, एक और शाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें एक शाई स्क्वायर मिल जाएंगे। क्लियर? लेकिन अगर शाई एक इमेजिनरी वैल्यू है, दैट मीन्स शाई एक कॉम्प्लेक्स, शाई के पास एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दिया था a+ib, शाई का वैल्यू अगर इस तरीके का है तो हमें शाई से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस यहाँ पे जैसे मैंने किया इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ताकि
जो हमारा एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू मिलेंगी, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें वैल्यू मिलेंगे उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म ना रहे, वो एकदम रियल वैल्यू हो। तो साई स्टार, जिसको हम इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होगा a माइनस आई बी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साई स्टार साई को, देन देखो मैं करके दिखाता हूँ, a माइनस आई बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस आई बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, यहाँ पे करता हूँ ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है माइनस वन, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, नो इमेजिनरी टर्म, यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स अब ये साई स्टार साई जो टर्म है ये बन गया हमारा एक रियल टर्म। मतलब साई जब रियल होगा तब हमें साई के साथ साई मल्टीप्लाई करके उसका सिग्निफिकेंस देखना है, और जब साई इमेजिनरी होगा तो उसके साथ हमें उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है इसका वो वैल्यू, जिसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रियल वैल्यू मिलेंगे, इस तरीके का। क्लियर हुआ ना? डन। अभी हमें देखना है, हमने तो बोला साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है, चलो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्टार साई और साई स्क्वायर, देखो दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है, बस दोनों कब लेना है वो मैंने आपको बताया, इमेजिनरी और रियल केस में लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इन दोनों का सिग्निफिकेंस दो साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। एक था श्रोडिंजर, जिन्होंने ये कंसेप्ट फर्स्ट डेवलप किए थे, श्रोडिंजर, और दूसरे थे मैक्स बॉर्न। ठीक है, मैक्स बॉर्न। तो श्रोडिंजर और मैक्स बॉर्न, इसमें क्या होती है, श्रोडिंजर ने बोले थे जो साई होगा, हम श्रोडिंजर क्या कर रहे थे याद करो, एक इलेक्ट्रॉन और एक बोर थ्योरी, तो इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव कंसिडर करके डी ब्रॉगली को सही प्रूव करके हाँ जो बोर थ्योरी थे उसको वैलिडेट कर रहे थे। दैट मीन्स जब कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अगर साई हमें दिख रहा है, अगर हमें साई एक वेव फंक्शन दिख रहा है, तो वेव फंक्शन साई, और साई का तो सिग्निफिकेंस नहीं है मैथमेटिकली, तो साई स्क्वायर होगा या फिर साई स्टार साई जो होगा वो डायरेक्टली इस वेव फंक्शन का, वेव फंक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को एक्सप्लेन करेगा, उस सिस्टम का डेंसिटी जो होगा उसको एक्सप्लेन करेगा। कौन ना, साई स्क्वायर और साई स्टार साई, इसको क्या करेगा, डेंसिटी को एक्सप्लेन करेगा। किस तरीके से करेगा, देखो मैंने क्या बोला, एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो साई क्या है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड हम ले सकते हैं, और एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या डिपेंडेंट होता है, इंटेंसिटी, हमें ऑलरेडी पता है क्लासिकल मैकेनिक्स से, इंटेंसिटी। तो साई इक्विवेलेंट टू सोच सकते हो इंटेंसिटी के बारे में, और इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे पार्टिकुलर एरिया पे कितना अमाउंट ऑफ वो पार्टिकल या फिर वो चार्ज अवेलेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगा, इसलिए जो डेंसिटी होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। तो साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ अगर हम उसको क्लासिकल मैकेनिकल टर्म के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो। अब इसके बाद मैक्स बॉर्न आए, उन्होंने बोला नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायोलेट करेंगे, जो हमें नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम किसी भी टर्म का, किसी भी सिस्टम का पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर वो डिटरमाइन नहीं कर सकते देन हाउ कैन आई से दैट दिस पर्टिकुलर टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा और उसका डेंसिटी ये होगा, दैट कैन नॉट बी सेड, ये बोला नहीं जा सकता। दैट मीन्स हमें जो साई की या फिर साई स्क्वायर और साई स्टार साई का वैल्यू मिलेगा वो कोई 100% एक्यूरेट टर्म नहीं है, वो बस एक प्रोबेबिलिटी है। तो मैक्स बॉर्न ने बोला साई क्या होगा, एक हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, किसका ना, इलेक्ट्रॉन का, और मोर एक्यूरेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे, जिस एरिया में हम देख रहे हैं, अगर वन डायमेंशन में देखेंगे तो dx एरिया होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन का डायमेंशन में देखेंगे तो डीटा होगा, जो साई की वैल्यू हमें मिलेगी। डीटा अगर हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, मान लो इसकी वैल्यू लेवल होंगे -m/+ वैल्यू या फिर ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू होगा ना, इसको इस इक्वेशन से डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे, जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन डी टाउ, इन दिस रीजन, छोटा सा रीजन है, 3 डायमेंशनली छोटा सा रीजन है, इस रीजन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होगा वो होंगे हमारा ये,
और टोटल प्रोबेबिलिटी जिसको हम इस इक्वेशन से डिनोट करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी होंगे दिस 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होंगे 1। तो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द रीजियन डी टाउ विल बी 1 फॉर अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो। तो ये था टोटल श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन का कंसेप्ट। अब क्या करना है हमें, श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन को अप्लाई करके हमें डिफरेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करना है, ताकि हम देख पाए कि हमें जो श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन से मिल रहा है रिजल्ट्स वो एक्यूरेटली बोर थ्योरी के साथ मैच करता है। तो अगले वीडियो में हम इस श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन करेंगे, जो होगा हमारा पार्टिकल इन 1D बॉक्स और 3D बॉक्स का। ठीक है, 2D बॉक्स भी हम देख सकते हैं, बट पार्टिकल इन 1D 2D एंड 3D बॉक्स। क्लियर? तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वो वैलिडेट हो रहे हैं बोर थ्योरी के साथ। तो हमारा श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन का जो फैक्ट था टोटली वो हमने क्लियर कर लिया है अभी तक। क्लियर हुआ? चलो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।